जय हिंद। हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि अकरेंस ऑफ मटेरियल कैसे हो रखा है, अकरेंस ऑफ मेटल कैसे हो रखा है। तो हम लोग उसको रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली लगाते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर मैं मेटल बात कर देता हूँ, तुम्हारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तुम्हारा फिर उसके बाद मैग्नीशियम और तुम्हारा ये एल्युमिनियम। तो हम लोग इनको मतलब क्या बोलते हैं कि हाँ भाई, इनका जो मतलब क्या कहते हैं कि जो रिएक्टिविटी ये सीरीज है वो काफी मतलब क्या कहते हैं हाई हो रखी है। हाई होने की वजह से मतलब क्या कहते हैं नेचर में आपके फ्री नहीं पाए जाएंगे। ये हमेशा मतलब क्या कहते हैं किसी न किसी से कंपाउंड बनाएंगे, और वो कंपाउंड कैसा होगा, एक तरीके का आयोनिक कंपाउंड होगा। तो वो उस आयोनिक कंपाउंड से या फिर उस कोवलेंट कंपाउंड से उसको ब्रेक करने के लिए जो इस एक्सट्रैक्शन मेथड का हम लोग सहारा लेते थे, वो होता था तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो याद रख लो, जब भी तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम लोग किस मेटल्स को प्योर करते हैं, तो केवल हम लोग उन्हीं मेटल को प्योर करेंगे जिनकी रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे हायर होती है। फिर उसके बाद आज का जो हमारा टारगेट ये था, हम उन मेटल्स को लेने वाले हैं जो तुम्हारे मॉडरेट रिएक्टिव हो रखे हैं। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ, जिंक की बात करूंगा, मैं आयरन की बात करूंगा, मैं फिर लेड की बात कर दूंगा, मैं फिर कॉपर की बात कर दूंगा। ये हो गए। तो ये कैसे होते हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे मॉडरेट होते हैं। और जब भी तुम मॉडरेट वाले रिएक्टिविटी सीरीज में जाओगे या मॉडरेट वाले रिएक्टिव मेटल्स में जाओगे, तो उनकी दो कंडीशन लोगे। दो कंडीशन क्या होती है कि ये ज्यादातर किस रूप में मिलेंगे तुमको, या तो ये ऑक्साइड के रूप में मिलेंगे, या तो ये तुमको मिलेंगे मतलब क्या कहते हैं कि सल्फाइड के रूप में मिलेंगे। और सल्फाइड में कुल दो ही मिलते हैं, एक हो गया तुम्हारा कॉपर हो गया, और एक हो गया तुम्हारा Hg जिसको हम लोग बोलते हैं मरकरी। तो ये भी तुम्हारे कैसे होते हैं, मॉडरेट ही होते हैं। बस ये क्या है कि जिस फॉर्म में मिलते हैं ये तुम्हारे सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक बार ऑक्साइड को चेक करें कि हम लोग ऑक्साइड से कैसे मेटल निकाल सकते हैं, और एक बार हम लोग ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग सल्फाइड से कैसे निकाल सकें। तो इन मेटल सीरीज में, ये अभी तक मैंने जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बताई है, इनको याद रख लेना कि जिंक हो गया, ये तुम्हारा आयरन हो गया, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लेड हो गया, ये तुम्हारा कॉपर हो गया। तो हम लोग पहले इनका देखेंगे कि यार ये ऑक्साइड फॉर्म में है, तो इनके ऑक्साइड फॉर्म में हम लोग कैसे मतलब इनका मतलब वो निकाल सकते हैं। और फिर अगर मान लो कि फिर अगर कॉपर एज अ सल्फाइड रूप में पाया जा रहा है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। और अगर मान लो कि Hg जो जिसका मतलब मरकरी, तो वो उसके रूप में कैसे निकलेगा। और हमें मालूम है कि भैया ये तुम्हारा एल्युमिनियम और जिंक के बीच में तुम्हारे और भी एक मेटल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीज बोल देते हैं। मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज बोल देते हैं। और इसके जस्ट बीच में एक और पाया जाता है, वो पाया जाता है तुम्हारा क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन। तो तुम लोग को याद होगा, जैसे लेड, और लेड के बाद ये तुम्हारा टिन, टिन के बाद तुम्हारा हाइड्रोजन आता था, ठीक वैसे ही तुम्हारा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद तुम्हारा मैग्नीज, और मैग्नीज के बाद तुम्हारा कॉपर। तो कॉपर ये जो है वो तुम्हारा एक तरीके का नॉन मेटल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे टिन के बाद तुम्हारा हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता था, वैसे तुम्हारा मैग्नीज के बाद भी तुम्हारा क्या एक नॉन मेटल आएगा, एक कार्बन आएगा। कार्बन। तो इसका मतलब क्या कि भैया कार्बन जो है वो इन सारे मॉडरेट तुम्हारे मेटल्स के रूप में तुम्हारा ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है। मतलब कि अगर मान लो कि मेरे को रिएक्टिविटी करानी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराना होगा, तो जिंक के ऊपर जितने भी मेटल है हम उनसे कराने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा बस मैं तुमको बताना ये चाह रहा था, तो याद रख लो। लेकिन जब भी बात की जाएगी ना कि यार कौन से ऐसे मेटल है जिनका मतलब क्या कहते हैं कि रिडक्शन बहुत बहुत आसान से हो सकता आवाज है। नहीं आ रही भैया आपकी। आवाज आ रही है, आ रही है ना। तो देखो बात क्या है कि जैसे मान लो कि अभी तुमने ये जो ऑक्साइड फॉर्म में लिखा ना, ये ऑक्साइड फॉर्म में, जरूरी नहीं कि ऑक्साइड फॉर्म में ही मिल रहा हूँ। हो सकता है कि तुमको कार्बोनेट फॉर्म में भी मिले, सल्फाइड रूप में भी मिले। तो देखो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास ऑक्साइड फॉर्म में अगर ऑलरेडी तुम्हारे पास प्रेजेंट है, कोई भी मेटल अगर प्रेजेंट है, तो तुम उसको बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि तुम उसको एक्सट्रैक्शन करा सकते हो, मतलब कि तुम उसको प्यूरिफाई कर सकते हो, ये चीज है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे पास कार्बोनेट के रूप में पाया जा रहा है, या फिर मान लो कि मैं तुमसे बोल देता हूँ कि तुम्हारे पास सल्फाइड के रूप में पाया जा रहा है, तो सबसे पहली कोशिश हम लोग क्या करते हैं कि हम इन दोनों को मतलब क्या कहते हैं, पहले ऑक्साइड्स को चेंज, इनको ऑक्साइड के रूप में चेंज करें। तो पहले मुझे बताओ, इतना भैया समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भैया ना। आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। भैया आप लीव हो गए थे। तो देखो मैं बस तुम्हें यही बता रहा था कि जब तुम मतलब क्या कहते हैं कि कभी भी नेचर में देखोगे, कभी भी किसी भी मेटल को देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो ऑक्साइड के रूप में मिल रहा है, वो तुम्हें कार्बोनेट के रूप में मिल रहा है।
या फिर वो तुम्हें सल्फाइड के रूप में मिल रहा है। अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि यार एक्सट्रैक्शन सबसे बढ़िया आसानी का किसका हो जाता है, तो तुम्हारा ऑक्साइड का हो जाता है। ऑक्साइड में सबसे बेस्ट तरीके से हम लोग मतलब क्या कहते हैं एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें क्यों हीट हीट रह जाती है, उसमें और कुछ मतलब नहीं रह जाता। लेकिन अगर मान लो कि मैं बात करते तो तुम्हारे पास कार्बोनेट फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में, तो सबसे पहले हम लोग इनको ऑक्साइड के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, बाद में ही जाके फिर हम लोग जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसके बारे में करने वाले हैं। तो अभी देखो ये कैसे कर सकते हो, इसके पास होते हैं तुम्हारे पास दो तरीके होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन बोल देते हैं, और एक को हम लोग बोल देते हैं रोस्टिंग बोल देते हैं। तो सबसे पहले मैं तुमको कैल्सिनेशन मेथड बताता हूँ कि कैल्सिनेशन मेथड क्या होता है। तो देखो, कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेटल अगर अपने कार्बोनेट ओर में पाया जा रहा है, मतलब कि कार्बोनेट नेचर में पाया जा रहा है, तो मैं उसको हीट करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं हीट करूंगा। लेकिन वो जो हीट होगी ना, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं अब्सेंस ऑफ एयर होगी। जैसे कि हम लोगों ने एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था ना, वैसे तुम ये समझ सकते हो कि अगर कोई भी मेटल अगर वो अपने कार्बोनेट रूप में पाया जा रहा है, तो उसको मतलब क्या कहते हैं हीट करना है। लेकिन वो हीट कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी वो अब्सेंस ऑफ एयर में होनी चाहिए। तो जैसे ही तुम उसको अब्सेंस ऑफ एयर में लेके जाओगे, वैसे ही क्या हो जाएगा कि वो अपना एक मेटल ऑक्साइड बना लेगा, वो अपना खुद का मतलब क्या कहते हैं एक मेटल ऑक्साइड बना लेगा। ये चीज हो गया। अभी अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ जिंक की, बात कर देता हूँ। सबसे पहले एक मेटल ले लेते हैं, तुम्हारा जिंक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो जिंक हमें मालूम है कि भैया जिंक के तुम्हारे दो ओर होते हैं, याद है कि नहीं याद है। एक और होता था जिसको हम लोग बोलते थे कैलामाइन बोल देते थे, और एक और होता था तुम्हारा जिसको हम लोग बोलते थे जिंक ब्लेंड बोल देते थे। क्या बोलते थे उसको, जिंक ब्लेंड बोलते थे। लेकिन हमें मालूम है कि कैलामाइन में वो किस रूप में मिलता था, कार्बोनेट के रूप में मिलता था, जिसको हम लोग बोलते थे ZnCO3। तो अभी मैं अगर चाहूँ कि यार चलो ZnCO3 से डायरेक्टली जिंक को निकाल ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो ZnCO3 ये जो तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में हो रखा है, इसका हम लोग करेंगे कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है कि भैया इसमें मतलब क्या कहते हैं कि आपकी कहीं भी ऑक्सीजन मतलब इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि कहीं भी आपकी एयर इन्वॉल्व नहीं है। और जैसे ही आप इसको कैंसिलेशन करोगे, मतलब कि एक तरीके से हीट दोगे उसकी प्रेजेंस में, तो आपका बनेगा उसका खुद का ऑक्साइड, मतलब कि जिंक ऑक्साइड। और उसके साथ साथ क्या निकलेगी, आपकी CO2 गैस निकल जाएगी। तो ये है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस, जिसमें कैल्सिनेशन ने क्या किया, एक जिंक कार्बोनेट को तुम्हारे जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। यही है। और अगर मान लो कि मैं रोस्टिंग की बात कर देता हूं, तो रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी मेटल के सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हो उसके मेटल ऑक्साइड में, और यहां तुम्हारी एयर की प्रेजेंस होना जरूरी है। तो अगर मान लो कि मैं जिंक ब्लेंड की बात कर देता हूं, तो जिंक ब्लेंड में जो तुम्हारा जिंक पाया जाता है, वो तुम्हारा जिंक सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS होता है। तो अगर मान लो कि मेरे को ZnS को अगर मेरे को वो करना है, इसका ऑक्साइड बनाना है, इसका क्या बनाना है ऑक्साइड, ZnO बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको मतलब क्या कहता है बर्न करना पड़ेगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, रोस्टिंग बोल देते हैं। रोस्टिंग। तो जैसे मैं रोस्टिंग करूंगा, तो मेरे को जिंक ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन इस बार मेरे को मतलब क्या कहते हैं सल्फर है, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाली। तो ये हो गया। तो ये जो ऊपर वाला जो तुमने देखा है, ये ऊपर वाला कैल्सिनेशन प्रोसेस है, जिसकी मदद से हमने एक मेटल ऑक्साइड तुम्हारा किसी भी कार्बोनेट से रूप में बनाया। नीचे वाला एक तुम्हारा रोस्टिंग प्रोसेस है। इस रोस्टिंग वाले प्रोसेस में हमने मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी एक सल्फाइड ओर को उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करके हमने बनाया। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जी यस भैया। आ गया ना। तो एक अभी बार देखो, ये रोस्टिंग वाला बता दीजिए। रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, मान लो कि कोई भी मेटल अगर अपने सल्फाइड ओर में पाया जा रहा है, तो मान लो कि मैं बोल देता हूँ जिंक है, तो भैया जिंक दो जगह से निकाला जा सकता है। एक कैलामाइन से निकाला जा सकता है, जिंक ब्लेंड से निकाला जा सकता है। तो मैंने बोल दिया कि भाई जिंक ब्लेंड से निकाला जा रहा है, तो तुमने बोला भाई उसमें सल्फाइड पाया जाता है। मैंने बोला चल ठीक है कैल्सिनेशन प्रोसेस कर दे उसमें। तुमने बोला नहीं होगा, क्योंकि भैया कैल्सिनेशन प्रोसेस उसी में होता है जिसमें कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, तो यहाँ तो सल्फाइड है। तो मैंने बोला और कोई प्रोसेस होता है, तुमने बोला हाँ भैया मैंने रोस्टिंग नाम से सुन रखा है। तो मैंने बोला रोस्टिंग में फिर क्या अंतर हो कैल्सिनेशन से। तुमने बोला भैया कि रोस्टिंग में भी हीट करते हैं, लेकिन उसमें जो मतलब प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन की होती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी सल्फाइड हो रहा है, अगर जैसे जिंक सल्फाइड है, तो अगर मैं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूंगा, तो मुझे बड़े आराम से जिंक का मतलब क्या कहते हैं ऑक्साइड फॉर्म मिल जाएगा। ये है। तो जिंक सल्फाइड कैसे जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और रोस्टिंग की हेल्प से विद द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। हाँ
आ गया। हाँ तो हाँ अभी अभी अगर मान लो कि मैं मॉडरेट अगर उसकी बात कर देता हूँ, है ना, अगर मॉडरेट जैसे तो अभी जो एलिमेंट के हमने नाम लिए थे, जिसमें तुम्हारा जिंक हो गया था, तुम्हारा आयरन हो गया था, तुम्हारा निकल हो जाता है, तुम्हारा टिन हो जाता है, तुम्हारा लेड हो जाता है, ये सारे जितने भी हैं। तो अगर मान लो कि तुमको इनको रिड्यूस कराना है, इनके चाहे चाहे तुम इनकी कोई भी, क्योंकि हमको रोस्टिंग पता चल गया, कैल्सिनेशन प्रोसेस पता चल गया, तो मतलब क्या है कि इनके अगर ऑक्साइड को कभी भी अगर मेरे को रिड्यूस करा के वो मेटल निकालना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो फिर मतलब क्या कहते हैं कि मैं एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करूं, है ना, वो भी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम पाउडर मैं तब इस्तेमाल करूंगा जब जिसकी बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज होगी, रिएक्टिव सीरीज में हाई होगा, जो कि जिंक के ऊपर पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। तो मैग्नीज को हम लोग टर्न में लेकर आते हैं। लेकिन अगर मान लो कि जिंक की बात होगी, आयरन की बात होगी, निकल की बात होगी, टिन की, लेड की बात होगी, तो उसके लिए अगर मैं केवल कार्बन पाउडर का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ या फिर कार्बन का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो भी वो अपने ऑक्साइड से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि एक प्रॉपर जो अगर एक अभी जो हमने यूज किया था एक ZnO, मान लो कि एक तुम्हारा क्या था, जिंक कार्बोनेट था। तुमने बोला कि भैया एक काम करते हैं, इसको कैल्सिनेशन कर देते, तुम ठीक है, तुमने कैल्सिनेशन कर दिया, तुम्हारे पास जेड जिंक ऑक्साइड आ गया, तुम्हारे पास CO2 आ गया। मैंने बोला मेरे को जिंक चाहिए था भाई, तुमने बोला ठीक है कोई बात नहीं भैया, मेरे पास ये जिंक ऑक्साइड आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस जिंक ऑक्साइड को मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कार्बन की प्रेजेंस में क्या करूंगा, इस कार्बन की प्रेजेंस पे इसको हल्का सा मतलब क्या करूंगा, हीट दूंगा। हीट देते ही मेरे पास क्या निकल कर आएगा, Zn निकल कर आ जाएगा, और तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल कर आ जाएगी ये। और अगर तुमसे पूछे ऐसा क्यों हुआ, तो तुमने बोला भैया ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई ना, क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो चीज तुम्हारे दूसरी चीज को डिस्प्लेस कर देता है जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज हायर होती है। और मुझे मालूम है कि भैया कार्बन की रिएक्टिविटी सीरीज जिंक से ज्यादा हायर होती है। इसी वजह से जो कार्बन है वो आपका ऑक्सीजन को मतलब क्या कहते हैं वो दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जिसकी वजह से जिंक जिंक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एज इन द फॉर्म ऑफ निकल जाएगी। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें जो कार्बन होता है एज अ मतलब क्या कहते हैं चीप प्रोडक्ट माना जाता है। चीप मतलब बोल सकते हो कि चीप रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वजह से ये जो तुम्हारा ये जिंक है ना, ये भी थोड़ा सा कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है, मतलब कंटामिनेटेड हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा पेल्यूटेड हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अगर फिर भी हमको जिंक निकालना है, बाद में प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि भैया अभी भी जिंक प्योर नहीं है। प्योर करने के लिए प्यूरिफिकेशन होता है, रिफाइनरी मेथड होता है। तो जब मैं तुमको रिफाइनरी बताऊंगा तब उसके बारे में बाद में पता चलेगा। लेकिन हमें पता चल गया कि हाँ यार, मैं जिंक को बड़े ही आसानी से कार्बन जो इन द फॉर्म ऑफ जो चारकोल हो गया या कोयला हो गया, उसके प्रेजेंस में अगर मैं हीट करूंगा तो जिंक जिंक तुम्हारा निकल जाएगा और तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस निकल जाएगी। ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना आ गया कि नहीं आ गया, आ आ गया। गया। आ गया। ठीक इसी तरीके से भैया जिंक के नीचे आयरन होता है, तो मैं आयरन के लिए भी कार्बन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा। तो अगर मैं आयरन को अगर मैं देखूं, तो आयरन अपने ऑक्साइड फॉर्म में कहाँ पाया जाता है, हेमाटाइट में पाया जाता है। तुम्हें याद होगा कि भैया एक हेमाटाइट और होता है, वहां जो आपका आयरन होता है ऑक्साइड रूप में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Fe2O3 बोल देते हैं। तो अगर मैं कभी भी इसको भी अगर मान लो कि कार्बन के उसके साथ वो करता हूँ, तो कार्बन के साथ करूंगा तो मुझे भी मतलब क्या मिलेगा, आयरन आयरन अलग मिल जाएगा और तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग मिल जाएगी। ये चीज है। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं टिन और लेड की तरफ आ जाता हूँ ना, जैसे मान लो कि तुम्हारा टिन टिन हो गया, ये तुम्हारा लेड हो गया, ठीक, तो ये भी रिड्यूस हो जाएंगे कार्बन से। तो ये बस सिंपल प्रोसेस है। एक रिएक्शन भी याद कर लोगे ना, तो तुम्हारे लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ये हो गया। तो पहले अभी इसको देखो, बाद में फिर मैं तुमको बताऊंगा कि एल्यूमिनियम पाउडर से जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो उस समय थर्माइट रिएक्शन का क्या रोल होता है, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि अगला वाला जो है जिसमें हम लोग मैग्नीज को रिएक्ट करा, ये इस वाले मैग्नीज को मतलब क्या कहते हैं, उसके ऑक्साइड से निकालने वाले हैं। क्योंकि इसको भी ज्यादा हम लोग रिएक्टिव नहीं मानते, मॉडरेट रिएक्टिव में ही मानते। लेकिन ये तुम्हारा हाईली रिएक्टिव मेटल और तुम्हारा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के बीच में पाया जाता है। तो इसको हम लोग कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते, इसको हम लोग ऊपर वाले मेटल से रिड्यूस करेंगे। जैसे मान लो कि एल्यूमिनियम पाउडर हो गया, तो उस केसेस में तुम्हारा थर्माइट रिएक्शन कहलाती है। तो अब मैं बता ही देता हूँ। तो देखो, जो एल्यूमिनियम होता है वो तुम्हारा किस केस में यूज किया जाएगा, इसी मेटल ऑक्साइड को जो जिसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी हायर हो रखी है। तो मुझे मालूम है कि भैया जिंक से थोड़ी सी हायर रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हारे मैग्नीज की ही होती है। तो जैसे काफी रिएक्टिव मेटल, तो फिर एल्यूमिनियम जैसे उसको बड़े आराम से डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा अच्छी है। तो अगर मान लो
कि मैं मैग्नीज की बात करते तो मैग्नीज बात अलग होती है, मैग्नीशियम की बात अलग होती है। तो मैग्नीज का जो फॉर्मूला होता है वो Mn होता है। तो अगर मान लो कि अपने ऑक्साइड रूप में पाया जा रहा होगा तो ये MnO2 पाया जाता है। और मुझे मालूम है कि अपने ये ऑक्साइड रूप में कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है तुम्हारा पायरोल्यूसाइट में, याद आ रहा है? पायरोल्यूसाइट करके एक तुम्हारा मैंने एक और पढ़ाया था, तो वो उस ओर में तुम्हारा मैग्नीज ऑक्साइड रूप में पाया जाता है MnO2। तो मुझे क्या करना है इस बार, मैं क्या कार्बन का इस्तेमाल करूंगा? नहीं भैया, कार्बन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि भैया रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग मैग्नीज के नीचे कार्बन पाया जाता है और मैग्नीज के ऊपर एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो मैं एल्यूमिनियम के थ्रू इसको रिड्यूस कराऊंगा। तो मैंने इसको क्या किया, एल्यूमिनियम के थ्रू मतलब क्या कहते हैं, इसको रिड्यूस कराने की कोशिश की। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, Al लिख दिया। Al के थ्रू जैसे तुम उसको रिड्यूस कराओगे तो तुमको मैग्नीज अलग अलग मिल जाएगा, और उसके साथ साथ तुमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी अलग से मिल जाएगा, और उसके साथ साथ तुमको बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, एक एक्सट्रीम कंडीशन में तुमको क्या निकलेगी, एक हीट निकलेगी। और ये हीट इतनी ज़्यादा तेज होगी कि जो तुम्हारा मैग्नीज है ना, उस मैग्नीज को भी क्या कर देगा, ये मेल्ट कर देगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। याद रख लेना, थर्माइट थर्माइट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में बेसिकली कोई भी मेटल ऑक्साइड को अगर हम लोग एल्युमिनियम पाउडर में डालें, और एल्युमिनियम पाउडर में डालने के बाद अगर हम उस मेटल को रिड्यूस कराएंगे तो हम वो देखेंगे जो वो मेटल है ना, वो तुम्हारा एकदम लिक्विड स्टेज में क्या कर जाएगा, एकदम मेल्ट कर जाएगा। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं थर्माइट रिएक्शन बोल देते हैं। और इस रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से ही जो तुम्हारा मेटल होता है वो तुम्हारा मेल्ट कर जाता है। तो तुमने आयरन के केस में पढ़ा होगा। तो जैसे मान लो कि अभी तक तो हमने मैग्नीज लिया था, जिंक लिया था, तो एक काम करते हैं आयरन का ले लेते हैं। तो मान लो कि आयरन अपने ऑक्साइड में कहाँ मिलता है, हेमाटाइट में, जो कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3, ये हो गया। तो अगर मान लो कि मैं इसमें एल्युमिनियम का पाउडर डालता हूँ, तो जैसे एल्युमिनियम पाउडर डाल के अगर मैं हीट कराता हूँ एल्युमिनियम को, मान लो कि तुम्हारा वो मैग्नीशियम रिबन के थ्रू हीट करा दिया है, किसी के भी थ्रू हीट करा दिया, तो जैसे ही हीट कराऊंगा तो मुझे मालूम है कि भैया आयरन आयरन अलग निकल जाएगा, उसके साथ साथ तुम्हारा एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग निकल जाएगा, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, हीट निकलेगी। लेकिन ये जो हीट होगी वो इतनी ज़्यादा हीट होगी कि ये जो तुम्हारा आयरन है, इस आयरन को क्या कर देगा, तुम्हारा मेल्ट कर देगा। और जैसे ये मेल्ट होगा वैसे ही तुम उसको जहाँ भी मॉल्टन स्टेज में यूज़ कर सकते हो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे तुमने रोड की पटरियाँ देखी हैं, रोड की पटरियाँ कभी भी अगर जब मान लो कि ब्रेक कर जाती, टूट जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सांचा बनाते हैं, उस सांचे में हम लोग आयरन थर्ड ऑक्साइड डालते हैं, उसमें एल्युमिनियम पाउडर डालते हैं और उसको आग लगाते हैं। जैसे ही आग लगाते हैं तो जैसे ही मतलब आयरन जो पिघलता है, तो जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में टूटा हुआ होता है वहाँ वहाँ तुम्हारा आयरन भर जाता है। तो ये थर्माइट रिएक्शन होती है। तो याद रख लेना, थर्माइट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच where the metal oxide are reduced by the aluminum powder, and in this reaction a lot of heat produced due to which the metal get molted, या फिर the metal get molten, वो क्या हो जाता है तुम्हारा, molten कर जाता है। इसी वजह से इसी को हम लोग एल्यूमिनियोथेरेपी भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, एल्यूमिनियोथेरेपी बोल देते हैं, थर्मी, एल्यूमिनियो थर्मी बोल देंगे, या तो फिर मैं उसको थर्माइट वेल्डिंग भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकते हैं उसको, थर्माइट वेल्डिंग। तो मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को या फिर कोई डाउट हो तो। नहीं, आ आ गया। गया ना। तो ये तुम्हारा वो था, मतलब क्या कहते हैं कि मॉडरेट रिएक्टिव वाले जितने, कि मॉडरेट अगर है तो मैं मॉडरेट वालों को कैसे मतलब ट्रीट आउट कर सकता हूँ, कैसे मतलब क्या कहते हैं उनको तरीके से उनको निकाल सकता हूँ, है ना। तो याद रख लेना, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में पाए जाएंगे। और अगर उनको मुझे रिड्यूस करना है तो मैं कार्बन से कर सकता हूँ, एल्यूमिनियम से कर सकता हूँ, सोडियम से कर सकता हूँ, कैल्शियम से कर सकता हूँ, मतलब कि वही जस्ट ऊपर वाले, है ना। लेकिन कुछ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो अपने नेचर में ऑक्साइड के रूप में तो पाए जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारे कार्बोनेट और तुम्हारे सल्फाइड के रूप में भी पाए जाएंगे। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा आसान तरीका है कि हम ऑक्साइड से उसको रिड्यूस करा दें, ना कि कार्बोनेट और सल्फाइड से कराएं। तो अगर हमें करना है, रिडक्शन करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसी ओर को जो तुम्हारा सल्फाइड और उसमें कार्बोनेट में हो रखा है उसको हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, बाद में रिड्यूस करेंगे। और इसके लिए दो प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग प्रोसेस हो गया। तो जो कार्बोनेटेड ओर होता है उसको हम बाय कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं, और जो तुम्हारा सल्फाइड ओर होता है उसको हम
बाय रोस्टिंग मेथड करते हैं। तो ये हो गया। तो ये जितने ऊपर वाले हैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होंगे। बीच में तुम्हारा मैग्नीज आएगा, कैल्शियम आएगा, जिंक, आयरन, पीबी, ये सब इनको ऑक्साइड रूप में अगर कर रहे हैं तो कार्बन का इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर मान लो कि अगर मेरे को उनका इस्तेमाल करना है, सल्फाइड रूप में करना है, तो मैं सिंपल अगर हीट भी दे दूंगा तो भी काम चल जाएगा। तो ये अभी हम लोग लीस्ट रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में डाल देते हैं इसको काफी पर। तो अभी लीस्ट वाले भी पढ़ लेंगे ये। तो कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेटल का कार्बोनेटेड ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाएगा, लेकिन एयर की प्रेजेंस में नहीं होगा, तब वो तुम्हारा एक मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कि जिंक अपने कार्बोनेटेड ओर में वो कैलामाइन में पाया जाता है, और अगर इस कैलामाइन को अगर मैं स्ट्रांगली हीट करूं, लेकिन किस चीज में, तुम्हारे इन द अब्सेंस ऑफ एयर में, तो वो तुम्हारा अपना जिंक ऑक्साइड बना देगा। तो ये फॉर्मूला है उसका, जिंक कार्बोनेट जो कि कैलामाइन ओर में पाया जा रहा है, अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करूंगा तो ये अपना ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड बना देगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो ये चीज हो गया। ठीक इसी तरीके से रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग क्या करता है, किसी भी मेटल के अपने सल्फाइड ओर को अगर तुम स्ट्रांगली हीट करोगे लेकिन एयर की प्रेजेंस में, तब वो तुम्हारा वो मेटल ऑक्साइड बना देगा, लेकिन उसके साथ साथ वो तुम्हारा वो भी बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बना देगा। और मुझे मालूम है कि अगर भैया मैं जिंक का एग्जांपल लूंगा, जिंक अपने सल्फाइड ओर में जिंक ब्लेंड की ओर में पाया जाता है। तो जब भी अगर जिंक सल्फाइड को अगर मेरे को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो मेरे को रोस्टिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। और रोस्टिंग प्रोसेस में हमें क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी और उसके साथ हीट देना है। तो जैसे हीट दूंगा वैसे ही अपने जिंक सल्फाइड में सल्फाइड सल्फाइड अलग हो जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड तुम्हारा बड़े आराम से इधर निकल आया और तुम्हारा ये सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे हो गया। तो अब हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया। तो इसका मतलब है अब हम बड़े आसानी से कार्बन पाउडर के साथ मतलब क्या कहते हैं इसका निकाल सकते हैं। लेकिन आओ सबसे पहले मतलब क्या कहते हैं इसका आंसर बताओ। अमन ने इसका आंसर बता भाई। Moderate reactive metal is in the middle of the reactive series, such as zinc and iron are typically reacted by heating the sulfate or as alone reduction of the oxide. भैया बी वाला। बी वाला वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ यश। Before the reduction step, before the reduction step, a concentrated sulfide ore must be converted into a metal oxide through which process? Metal oxide through which process? Concentrated sulfide. We are roasting. रोस्टिंग सल्फाइड और वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव। What is the process used to convert a concentrated carbonate ore into a metal oxide? भैया roasting. चलो अंश तुम मुझे बताओ। भैया डी वाला कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कार्बोनेटेड और लिखा है, कार्बोनेटेड और समझ में आ क्या। रोस्टिंग किस प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाएगा, सल्फाइड वाले में। समझ में आ गया प्रणव। तो वो सल्फाइड कार्बोनेटेड ओर वाले में कैल्सिनेशन, हाँ, और तुम्हारा तुम्हारा रोस्टिंग वाला किसमें, सल्फाइड। सल्फाइड में। अब याद रख लेना ठीक है ये। अब बताओ मुझे यान, मुझे इसका आंसर बताओ कि कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेटेड ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है, तुम्हारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या वाटर की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, या फिर तुम्हारे कार्बन की एक्सेस प्रेजेंस होनी चाहिए। भैया चलो भैया बता रहे एब्सेंस हम्म, ऑफ एयर होनी चाहिए। वेरी गुड, एब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए। तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, सी सी मतलब सी फॉर कार्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट, ये हो गया। कार्बन। और कार्बन को मतलब क्या कहते हैं, एयर की जरूरत नहीं है, ऐसे भी याद कर सकते हो है ना। तुम्हारा अगर मान लो कि रोस्टिंग की बात किया जाएगा तो एस आर या आर एस जैसे भी याद रख लो। ठीक, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ अमन बेटा। Which metal ore is used as an example to accelerate the process of in the text? Zinc and मान लो कि मुझे भैया ये कैल्सिनेशन प्रोसेस करना है, तो मैं कौन सा मेटल ओर इस्तेमाल करूंगा, जिंक ब्लेंड, हेमाटाइट, रॉक सॉल्ट, कैलामाइन। calamine।
गुड। कैलामाइन, कैलामाइन क्यों करने वाले? क्योंकि भैया यहाँ जिंक किस फॉर्म में मिल रहा है? कार्बोनेट। कार्बन। कार्बोनेट के रूप में मिल रहा है ना, ये हो गया। बाकी अगर तुम कोई भी देखोगे तो कोई भी कार्बोनेटेड रूप में नहीं मिलेगा। तो अगर मेरे को कैल्सिनेशन प्रोसेस ही करना है तो कार्बोनेट के रूप में ही मिलना चाहिए। तो कैलामाइन में जिंक मिलता है ये। आ जाओ। अब प्रणव इसका आंसर बताओ। हाँ, what are what are the products with zinc carbonate? ZnCO3 is कैल्साइंड, कैल्साइंड या calcined, कैल्सिनेटेड, है ना, ये सब बात बराबर ही है। zinc sulfide and oxygen gas, zinc oxide and carbon dioxide, zinc metal and carbon dioxide, zinc oxide and water vapor. भैया डी वाला। चलो ठीक है, यान तुम मुझे इसका आंसर बताओ। अगर मान लो कि मैं जिंक कार्बोनेट को अगर हीट कैल्साइंड करूंगा तो क्या मुझे प्रोडक्ट मिलेगा? भैया सी वाला। ठीक है, तुम मुझे बताओ नहीं, अंश। भैया बी वाला, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या 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 बोला? भैया बी वाला, बी जिंक वाला जिंक ऑक्साइड। ऑक्साइड है ना। जिंक हाँ ऑक्साइड और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। वाटर वेपर कब से मिलने लगा प्रणव? क्लास में नहीं था क्या? भैया तो फिर कहाँ दिमाग था? फीफा हटा दो अभी दिमाग से। अंश बताओ इसका आंसर। Roasting is a process of heating a sulfide ore strongly in the presence of air. ये बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। यश। Which of the following compounds are produced when zinc sulfide ZnS is roasted? हम्म Zinc carbonate and sulfur oxide, zinc oxide and carbon dioxide, zinc metal and sulfur dioxide, zinc oxide and sulfur dioxide. D वाला। वेरी गुड, है ना, ये हो गया। याद रख लो, चाहे हम लोग रोस्टेड करें चाहे कैल्सिनेटेड करें, हर बार हमें जिंक ऑक्साइड ही मिलने वाला। लेकिन जब भी रोस्टेड करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और अगर कैल्सिनेटेड करोगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलने वाली है। ये चीज है। आ जाओ अमन बेटा, इसका आंसर बताओ। After a metal oxide is obtained by calcinated or roasting, it is converted to the free metal by using oxidizing agents like oxygen, reducing agents like carbon or calcium. AC वाला। सी वाला ना, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि मान लो भैया मैंने मेटल ऑक्साइड बना लिया आपने रोस्टिंग करके या कैल्सिनेशन करके, तो क्या मैं कार्बन के साथ कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कार्बन के साथ उन्हीं के साथ करेंगे जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज कार्बन से कम है, जैसे जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, कॉपर, इन सबको करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि मैं कह दूं कि नहीं भाई इससे ऊपर वाला करना है, तो ऊपर वाला नहीं कर पाओगे, है ना। नीचे वाले जितने भी कार्बन से नीचे सब कर लोगे। तो हमें क्या करना है, मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करना उसके फर्नेस में। अब वो कार्बन किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, कोक के फॉर्म में ले सकते हो, कोयले के फॉर्म में ले सकते हो, जिस तरीके से आपको लेना है। तो कार्बन क्या करेगा, उस मेटल ऑक्साइड को उस मेटल से फ्री कर देगा, मेटल मेटल एकदम फ्री हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि ये जिंक है ना, तो जिंक ऑक्साइड था, मान लो कि कैल्सिनेटेड उससे हुआ, चाहे तुम्हारा रोस्टिंग से, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने कार्बन लिया, कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लिया, और हमने इसको फर्नेस में जाके हीट किया। जैसे हीट किया, मेटल मेटल बाहर निकल आया, और उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या निकल आई, हमारी गैस निकल आई। ये चीज है। तो हमने कार्बन का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि भैया अगर मैं कार्बन का इस्तेमाल करूंगा तो ये बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन यहाँ हीट नहीं निकलेगी। क्या नहीं निकलेगी? हीट नहीं निकलेगी। अगर अगर मानो कि मेरे को हीट निकालना होगा, तो मैं यहाँ कार्बन की जगह एल्युमिनियम का इस्तेमाल करूंगा, और ज्यादा रिएक्टिव चीज का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन उस समय जो हीट निकलेगी वो इतनी हीट निकलेगी कि वो इस जिंक मेटल को भी क्या कर देगा, पिघला देगा। तो उसी को हम लोग थर्माइट रिएक्शन बोल देते हैं। तो थर्माइट रिएक्शन कोई भी मेटल हो सकता है, अगर अपने अपने मेटल ऑक्साइड में एल्युमिनियम पाउडर डाल के अगर उसको मैं हीट करूंगा। ठीक इसी तरीके से जैसे तुम ये वाला एग्जांपल देख रहे हो, इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, हेमाटाइट को, मतलब कि एक आयरन ओर को, मतलब आयरन ओर है हेमाटाइट, उसके मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब हमने रिड्यूस करा है विद द हेल्प ऑफ कार्बन के थ्रू। ये चीज है। ठीक ऐसे तुम्हारा टिन लेड हो गया, जितने भी तुम्हारे कार्बन से नीचे सब के सब रिड्यूस करा दिए जाएंगे कार्बन के साथ। तो ये वो रिएक्शन है, वो चीज है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि बॉटल के कैप में तुम्हारा कार्बन है,
कार्बन के साथ हमने इसमें जिंक ऑक्साइड डाला है। जिंक ऑक्साइड डाल के फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करते तुम्हारा जो जिंक जिंक मेटल है वो अलग हो जाएगा, और उसके साथ साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऐसे निकल आएगी। ये है। तो तुमने ध्यान से देखा नहीं होगा, स्टार्टिंग में जो था ना, ये स्टार्टिंग में मतलब क्या कहते हैं कि इसमें जिंक और तुम्हारा कार्बन दोनों को पाउडर फॉर्म में ही डाल रखा था, ऐसा था। ठीक है, बाद में ठंडा करके तुमको दिखाएंगे, इसमें देखना जिंक जिंक निकलेगा। ये है। एक बार अभी फिर से तुमको दिखाते हैं ये वाला रिएक्शन, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या चीज नहीं है ना। जैसे इसको देखो, ये है। एक बार फिर से देखो, ये जो तुम पाउडर फॉर्म में जाते हुए देख रहा हो, इसमें कार्बन भी है, इसमें तुम्हारा आयरन भी है, दोनों मिला हुआ है ना। तो कार्बन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, आयरन के भी थोड़े टुकड़े टुकड़े कर दिए एकदम हल्के हल्के उसके ऑक्साइड फॉर्म में। ये हो गया। और बाद में जब मैं इसको हीट करता हूँ, तो हीट करने के बाद ही मतलब क्या कहते हैं कि इसमें जो तुम्हारा है कार्बन मोनोऑक्साइड अलग निकल जा रही है, और उसके साथ साथ तुम्हारा जिंक मेटल निकल रहा है। ये है। तो तुम देख रहे हो, जब तुम इसमें रिएक्शन कराते हो, अगर जैसे मान लो कि एक बार मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊं, तो देखना, एक सेकंड रुकना। ठीक है, ये देखो जैसे रिएक्शन होती है कितनी हीट निकल रही है ना, लेकिन ये फिर भी हीट कम निकल रही है। सोचो अगर और रिएक्टिव मेटल होता, डिस्प्लेसमेंट करा सकता था, तो इतना ज्यादा हो जाता कि तुम्हारा ये जो उसमें मेटल पड़ा हुआ है ना, जो कि इस समय तुम्हारा आयरन, वो भी तुम्हारा मतलब बड़े आराम से हो जाता। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भाई इसमें थर्माइट रिएक्शन उतनी तेज नहीं हो रही जितनी तेज तुम्हारा एक एल्यूमिनियम पाउडर अपने किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ कर लेता है। ये है। तो अभी देखना, इसको और थोड़ा आगे लेके जाते हैं। ठीक है, और आगे लेके जाएंगे तो देखना, इसमें तुमको आयरन के तुमको टुकड़े दिखेंगे। दिख रहा है? ये अलग से रेड रेड कलर के, सॉरी कॉपर के, ये कॉपर का है एग्जांपल। ठीक है, ये कॉपर का हो गया। ठीक, आ ये जाओ। रेडिश ब्राउन है ना? हाँ, ये रेडिश ब्राउन, ये कॉपर का एग्जांपल था, कॉपर ऑक्साइड के थ्रू निकालने की कोशिश की गई है। ये कॉपर ऑक्साइड वाला था, मतलब जिंक ऑक्साइड वाला नहीं था। ये तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड वाला एग्जांपल था कि मान लो कि कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं कार्बन के साथ अगर मैं वो करता हूँ, बंद करता हूँ, तो मुझे कॉपर कॉपर अलग मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग मिल जाएगी। तो भाई चाहे जो भी रिएक्शन ले आओ, भैया मेरे को तो रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई ना। रिएक्टिविटी सीरीज भैया, जिंक, आयरन, लेड, तुम्हारा फिर उसके बाद चाहे जितने नीचे ले आओ, तो अगर मैं कार्बन के साथ करूंगा तो ये सब के सब रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि भैया कार्बन जो है वो तुम्हारा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव हो रखा है। तो मेरे को तो बस एक बार रिएक्टिव सीरीज बता दीजिए, बाकी तो मैं सब चीजें कर ले जाऊंगा। ठीक, ये तुम्हारे क्या है, ये आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सब अपने ऑक्साइड रूप में है। लेकिन ये कैसे हो रखे हैं? मैग्नीशियम, ये तुम्हारा मैग्नीशियम ही लिखा ना। तो अगर मान लो कि मैं उसकी बात करते तो जैसे ये लेड लेड ऑक्साइड है, तो लेड ऑक्साइड को देखो कार्बन के साथ हम लोग करा रहे हैं, ट्रीट करा रहे हैं, आयरन ऑक्साइड को रिलीज करा रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिलीज करा रहे हैं। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड को कराएंगे तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ये अभी देखना शायद यही होगा इसमें, क्योंकि जहां तक तो हमारी जो नॉलेज उसमें रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन इन द सेंस मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ताकि वो, तो देखो सिल्वर, ये लेड है। ठीक है, इसको, अच्छा ये रिएक्शन करा दिए। ठीक है, ये आयरन है। ठीक, वेरी गुड, आ जाओ। ठीक है, अब ये वाला हो गया, ये मैग्नीशियम है। ठीक है, ये हो गया। इसमें हीट देंगे। ठीक है, नहीं हो रहा, रिएक्शन पूरी ही नहीं है। चलो आ जाओ, इसका आंसर बताओ। अमन बताओ। अमन। भैया हम बताएं, पढ़ना, पढ़ो। the oxides of which group of metals are usually reduced by using carbon as a reducing agent? Highly reactive metals like potassium and sodium, metals found in the native state like gold and platinum, comparatively less reactive metals like zinc and iron, metals extracted by heating sulfide ore alone like copper and mercury. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। अब अंश, इसका आंसर बताओ। In the extraction of zinc metal from zinc oxide, what serves as the reducing agent? Carbon monoxide, zinc metal, carbon in the form of coke, oxygen. Reducing agent भैया हमारा ये कार्बन in the form of coke. वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ यश। What is the key disadvantage of using carbon as a reducing agent in metal extraction as mentioned in the text? Carbon is Carbon is very expensive. Carbon requires a very low temperature. Carbon is a very weak reducing agent.
carbon contaminates the final metal product. A very weak agent, carbon requires a very low temperature. बी वाला भैया। डी डी कॉन्टिमिनेट कर देता है। लो टेम्परेचर थोड़ी नहीं होता रिक्वायर, उसको कम टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, कार्बन को थोड़ी ना रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की। समझ में आ गया? तुम्हारा कार्बन कॉन्टिमिनेट कर देते हैं, इस वजह से कार्बन को कभी भी मेटल एक्सट्रैक्शन के रूप में यूज नहीं करते। रादर देन हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ मुझे इसका आंसर बताओ कि मान लो कि कोई मेटल है, वो अपने ऑक्साइड और हेमाटाइट से निकलता है। तो अगर मुझे उसको रिड्यूस कराना है कार्बन से, तो वो कौन सा मेटल हो सकता है? कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो अपने हेमाटाइट से निकलता है? जिंक, लेड, आयरन, टिन। भैया भैया आयरन Fe आयरन हो, मतलब वेरी आयरन। गुड। आयरन है ना, ये हो गया। आ जाओ अमन भाई, इसका आंसर बता दो। आवाज नहीं आ रही भाई। भैया बोल बोल रहा यार। हूँ, तो बोल रहा हूँ, उसकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तुम बताओ। हाँ, हम्म, what is the key disadvantage of using carbon coke as a reducing agent in the extraction of metal like zinc? Carbon is very expensive. Carbon is very weak reducing agent. Carbon contaminates the final metal. Carbon requires very low temperature. भैया सी वाला। सी वाला भाई एकदम सेम रिपीट है, बस थोड़ा वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट हो गई। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, एल्यूमिनियम के साथ उसके मेटल ऑक्साइड के साथ बड़े आराम से रिड्यूस कर भैया सकते आवाज हैं। चली गई आपकी। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है ना? ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले, एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस कराने वाले हैं, लेकिन वो मेटल ऑक्साइड रिड्यूस कराएंगे जिनकी कंपैरेटिवली जो रिएक्टिविटी मेटल है वो उससे ज्यादा नहीं है, उससे कम है, लेकिन जो मतलब जिंक से भी ज्यादा हो रखे, उनको कराने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो कि मैं मैग्नीज की बात कर देता हूँ। मैग्नीज कैसा होता है, तुम्हारा जिंक से ज्यादा तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज में आई होता है। तो अगर मैं चाहूँ पहले उसमें कार्बन डाल दूं, तो कार्बन उसको नहीं करने वाला, कैटर नहीं करने वाला। तो मैं जिंक को मतलब क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम को तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम की हेल्प कहाँ लेने वाला हूँ, जो तुम्हारे जिंक, जो तुम्हारे उससे कार्बन से भी ज्यादा तुम्हारे वो रखे, रिएक्टिव हो रखे। तो एग्जाम्पल में मैग्नीज हो गया। तो अगर मान लो कि मैग्नीज डाई उस अपने ऑक्साइड रूप में, जिसमें हम लोग बोलते हैं मैग्नीज डाई ऑक्साइड, है ना, जब भी उसको मैं एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो वो तुम्हारा मैग्नीज मेटल निकालेगा और उसके साथ साथ काफी ज्यादा हीट निकालेगा। ये चीज है। तो यही लिख रखा है मैग्नीज ऑक्साइड। और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड कहाँ निकलता है, अपने वो और जिसका नाम है तुम्हारा पायरोल्यूसाइड, उसके साथ साथ एल्युमिनियम पाउडर डाला तो मैग्नीज मेटल मिल गया और तुम्हारा ये एल्युमिनियम ऑक्साइड निकल कर आ गया। ये एग्जांपल हो गया। तो ये क्यों, कौन सा केस लग रहा है ऊपर वाला भाई, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड और तुम्हारा एल्युमिनियम के बीच में है, जिसमें एल्युमिनियम ने क्या किया, तुम्हारे मैग्नीज डाइऑक्साइड के मैग्नीज को डिस्प्लेस कर दिया उसके डाइऑक्साइड से। क्यों? क्योंकि भैया वो ज्यादा रिएक्टिव था और इस केस में तुम्हारी काफी ज्यादा हीट निकली, और वो हीट इतनी ज्यादा थी कि जो तुम्हारा मैग्नीज था वो तुम्हारा एकदम मॉल्टन स्टेज में पाया गया। ये है। तो ये जो तुम्हारा रिएक्शन है, ये तुम्हारा थर्माइट रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है, ये तुम्हारा थर्माइट रिएक्शन हो रखा है। तो थर्माइट रिएक्शन हर एक मेटल ऑक्साइड के साथ बोला जा सकता है, लेकिन जो दो आते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ और तुम्हारा आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ पूछा जाता है। ये है। तो ये काफी एक्सप्लोसिव मतलब काफी ज्यादा रिएक्टिव हो रखी है। ये तुम देख रहे हो, ये हो रखा है इसमें। और बाकी इसमें कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही, कि हाइड्रोजन गैस निकल रही हो, कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी देखो इसमें काफी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी होती दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से इसको हम लोग एल्यूमिनो थर्मी बोल देते हैं, तुम्हारा थर्माइट रिएक्शन बोल देते हैं, ये हो गया थर्माइट वेल्डिंग बोल देते हैं। तो अभी अगर मान लो कि इसको मैं निकालता हूँ, थोड़ा सा और आगे दिखाता हूँ, ठीक है, इसको सॉलिडिफाइड करते हैं, तब जाके तुम्हारा ये देख सकते हो किस फॉर्म में तुम्हारा ये मैग्नीज बड़े आराम से मेल्टेड फॉर्म में आ गया है ना। पहले यहाँ तो मेल्टेड था ही ना, अगर तुम इसको देखो, ये देखो मेल्टेड फॉर्म में। तो अगर हम इसको जिस शेप में डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो अभी अगर मैं इसको सुखा दूं, तो ये देखो ये मैग्नीज मैग्नीज है। ये क्या है, ये टोटल मैग्नीज मैग्नीज बचा है इसमें, है ना। तो देखो इसको थोड़ा सा प्यूरिफाई कर दिया गया, तो ये अलग से देखो इसमें मैग्नीज, हमको पता चला कि ये मैग्नीज है। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ।
Aluminium is used as a reducing agent instead of carbon when the metal oxide is of metal that is less reactive than copper, comparatively more reactive than zinc, and cannot be satisfactorily reduced by carbon. B वाला बी वाला। वेरी गुड है ना, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। वो मतलब क्या कहते हैं कि प्रणव। The reaction where aluminum reduces the metal oxide to give free metal is an example of combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, neutralization reaction. हम्म। ये सी वाला। सी वाला वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ। अंश। ये मैं बताऊं? भैया वो क्लास में है। ठीक है। तो यान मुझे इसका आंसर बताओ कि इस रिएक्शन में जो तुम्हारा मैग्नीज मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से, क्या क्या प्रोडक्ट इसके साथ साथ बन रहा है मैग्नीज मेटल के साथ साथ? वो एल्युमिनियम ऑक्सीजन गैस है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हीट है, या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, या फिर मैग्नीज ऑक्साइड, या फिर एल्युमिनियम पाउडर है? बताओ मुझे। मतलब कि एक थर्माइट रिएक्शन हो रही है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड से हम लोग मैग्नीज मेटल बना रहे हैं, लेकिन केवल मैग्नीज मेटल तो बनता नहीं, उसके साथ साथ दो चीजें और बनती हैं। तो वो दो चीजें क्या हैं? क्या वो एल्युमिनियम ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हीट है, या फिर तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर भैया बी एल्युमिनियम। वाला, बी वाला। बी वाला वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अब ये। MnO2। वेरी गुड। AlO2 है ना, क्या बोल सकते हो उसको? क्या बोल सकते हो उसको, भैया उसको? M3MnO2 प्लस Al ऐसे कुछ करके। ठीक है, हाँ, 3MnO2 प्लस 4Al गिव्स 3Mn, ये हो जाएगा। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। The reduction of manganese dioxide with aluminum is classified as a highly exothermic reaction, meaning it absorbs a lot of heat from the surrounding. It produces a lot of heat. The manganese metal surface is always solid. It is a slow, non-spontaneous reaction. ये बी वाला। बी वाला ना, ये हो गया। आ जाओ अब ये देखो। अब इसका आंसर बता दो प्रणव। Due to the large amount of heat evolved during the reduction of magnesium dioxide with aluminum powder, the manganese metal is in which state? Solid state, gaseous state, state, aqueous solution, molten liquid state. भैया ये उस समय की बात करनी है कि बाद में? अबे भाई उस समय की बात कर रहा है जिस समय तुम्हारी रिएक्शन हो रही है। डी मोल्टेन। डी हमेशा यही बोलोगे, समझ में आ गया? तो यही होता है तुम्हारा थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में एल्युमिनियम पाउडर की मदद से, यूजिंग एल्युमिनियम पाउडर, हम मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालते हैं, है ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस या फिर थर्माइट रिएक्शन। और ये काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है, और वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि जो भी तुम्हारा मेटल ऑक्साइड होता है, जैसे मान लो कि आयरन थर्ड ऑक्साइड है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, तो वो जब भी होगा तो वो जो होगा मतलब क्या कहते हैं, उसका मेटल जो निकलेगा वो मेल्टेड फॉर्म में निकलेगा। तो अभी हम क्या करने वाले, आयरन थर्ड ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ इग्नाइट करेंगे, और इग्नाइट करने के लिए हम लोग एक मैग्नीशियम रिबन का भी सहारा ले लेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत जल्दी मतलब क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही तुरंत रिएक्शन कराना स्टार्ट कर देगा। तो एल्यूमिनियम पाउडर क्या हो जाएगा, तुरंत बंद करेगा, और जैसे ही बंद होगा ये आयरन ऑक्साइड को तुरंत बंद करेगा, और इतनी ज़्यादा हीट निकालेगा कि जो तुम्हारा आयरन होगा उस समय मोल्टन स्टेज में निकलेगा। तो देखो, अगर मान लो कि तुम यहाँ रिबन भी नहीं लगाते हो, लेकिन फिर भी तुमको नीचे से हीट देनी पड़ेगी। तो अगर तुम नीचे से हीट नहीं देना चाहते तो मैग्नीशियम रिबन लगा के हीट दे दो, तो वो भी आसान काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, आयरन ऑक्साइड जो उसके मतलब हेमाटाइट से निकला हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड, उसमें हमने एल्युमिनियम पाउडर डाला। एल्युमिनियम पाउडर डाला, हीट दी, और जैसे हीट दी वैसे आयरन हमको निकला, एल्युमिनियम ऑक्साइड निकला, और हीट निकला। और ये हीट इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक थी कि जो तुम्हारा एल्युमिनियम मेटल था वो तुम्हारे एक मॉल्टन स्टेज में निकल कर आया। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं थर्माइट रिएक्शन, या फिर इसको एल्यूमिनोथेरेमी या फिर थर्माइट वेल्डिंग बोल देते हैं। तो जहाँ जहाँ तुम्हारा मॉल्टन जो होगा, जहाँ पीसेस ब्रेक्स होंगी, वहाँ वहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो जैसे ये वाला देखो, ये एल्युमिनियम पाउडर के साथ हम लोग इसको रिएक्शन कराना चाहा, तो हमने क्या किया, ये आयरन ऑक्साइड डाला,
फिर एल्युमिनियम पाउडर डाला, या जैसे पहले एल्युमिनियम पाउडर ये चीज़ हो गया, और फिर इसमें हम लोग बड़े आराम से रिएक्शन कराएंगे तो तुम देखना कैसा ब्लास्ट सा होगा, एकदम गरम गरम निकलेगा। तो अभी देखना तुरंत। फिर उसके बाद फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी देख लेंगे कि प्रैक्टिकल यूज़ कैसा है। तो देखो नीचे से आग ना लगाने के लिए हमने एक मैग्नीशियम रिबन लगा दी, कि मैग्नीशियम रिबन भी वही काम कर देगा जो नीचे से आग लगाएंगे। तो हमने ये सहारा ले लिया हल्का सा। तो अभी देखना क्या होगा, तुमको एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन तुमको देखने को मिलेगी, विदाउट इवन तुम्हारा हाइड्रोजन गैस, बिना हाइड्रोजन गैस के भी। ये है। अभी नॉर्मल लग रहा है ना, अभी देखना कायदे से तुमको मेटल एकदम मतलब क्या कहते हैं एकदम चूता हो तुमको नीचे दिखाई देगा। ये है। और रुकना तो नहीं चाहिए था दोस्त। अच्छा रुक गया, चलो ठीक, कोई बात नहीं। ये अब उसको देखो, ये देख रहे हो, ये प्रैक्टिकल यूज है, ये तुम्हारा थर्माइट रिएक्शन का, कि कैसे हम लोग आयरन की जो रेली होती टूट जाती है। तो ये देखो उसमें साइड में ऐसे लगा रखा है, रिएक्शन हुई, तुम्हारा ये मॉल्टन स्टेज में तुम्हारा आयरन निकल रहा है। तो जहां जहां तुम्हारा टूटा होगा वहां वहां निकल आएगा, और जैसे निकल आएगा वैसे फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको बराबर कर लेंगे घिस घिस के। तो ये हमारा ये थर्माइट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये तुम्हारे रेलवे के जो क्वेश्चंस आते हैं, या इवन जो मान लो कि तुम्हारे नेचुरल जो आते हैं क्वेश्चन, उनमें सब पूछा जाता है कि थर्माइट रिएक्शन में कौन से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो तुम्हारा एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एल्युमिनियम से ऊपर वाले मेटल नहीं होने चाहिए। अगर ऊपर वाले मेटल होंगे तो तुम्हारे डिस्प्लेस नहीं होने वाले हैं। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। The reduction of a metal oxide to form metal by using aluminum powder as a reducing agent is specifically called the thermite reaction. C वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। In the thermite reaction used to produce iron, the reactant are a mixture of aluminum powder and zinc oxide, iron 3 oxide, copper 2 oxide, magnesium oxide। भैया बी आयरन 3 oxide। वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। Why is the iron metal produced during the thermite reaction in the molten state? Aluminium is a liquid at the reaction temperature. The reaction is highly endothermic. A large amount of heat is evolved because the reaction is highly exothermic. Base C वाला। सी वाला, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यान, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो तुम्हारा मोल्टन आयरन प्रोड्यूस हो रहा है थर्माइट रिएक्शन की वजह से, जिसकी मदद से जितने भी आयरन के पीसेस है उसको जितने उनको मतलब फिर से मतलब वो कर दिया जा रहा है, फिर से बना दिया जा रहा है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कार्बन रिडक्शन, एल्यूमिनोथेरेमी, या फिर थर्माइट वेल्डिंग, या फिर तुम्हारा एमालगमेशन। भैया थर्मल वेल्डिंग सी वाला। थर्माइट वेल्डिंग या फिर एल्यूमिनोथर्मी हो गया। थर्मी मतलब हीट, और एल्यूमिनो मतलब एल्युमिनियम से हीट लाई गई है, ये चीज है। तो थर्माइट, थर्मल, ये सब हीट के ही सेंस होते हैं, समझ में आ गया। हाँ भैया।